हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस डीप डाइव पर निकल रहे हैं उसका मिशन बहुत ही साफ और टारगेटेड है। बिल्कुल साफ है। और ये इतना टारगेटेड इसलिए है क्योंकि ये हमारी एक सीडीपी मास्टर क्लास है। हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की मास्टर क्लास, जो कि आने वाले यूपीटेट और सुपरटेट 2026 के लिए एक सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार होने वाली है। सही कहा आपने। क्योंकि देखिए सीटेट और इन स्टेट एग्जाम्स में ना बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप सीटेट देखें तो वो पूरी तरह से कंसेप्चुअल एग्जाम है। मतलब वहाँ आपसे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे, है ना? हाँ, वहाँ कॉन्सेप्ट लगता है। हम्म। लेकिन यूपीटेट और सुपरटेट का नेचर थोड़ा अलग है। वहाँ परीक्षक सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिकों के एग्जैक्ट कथन और परिभाषाएं पूछ लेते हैं। सीधे डायरेक्ट कोट्स। इसमें बताते हैं इन फैक्ट्स को बिना रटे उनके लॉजिक के साथ दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर इन पूरे नोट्स को देखें तो इसमें सीडीपी को 5 मुख्य स्तंभों में बांटा गया है। पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है अधिगम यानी लर्निंग। अरे वो साइकिल वाले बच्चे का उदाहरण लेते हैं ना, हाँ, वो साइकिल वाला उदाहरण। जो रोज 1 महीने से गिर रहा है पर उसके चलाने के तरीके में एक रत्ती भर बदलाव नहीं आया। तो क्या मनोविज्ञान की नजर में उसने कुछ सीखा? इसका जवाब मनोविज्ञान में थोड़ा अलग मिलता है। अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो वुडवर्थ कहते हैं कि सीखना विकास की ही एक प्रक्रिया है। विकास की एक प्रक्रिया? लेकिन स्किनर इस बारे में क्या मानते हैं? स्किनर इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हुए कहते हैं कि ये व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करते हैं। अच्छा, और गेट्स और उनके साथियों का भी कुछ ऐसा ही मानना है ना? हाँ, गेट्स कहते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यानी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से। और इसको सबसे आसान शब्दों में तो गिलफोर्ड ने समेटा है। बिल्कुल, गिलफर्ड के हिसाब से व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। अब अगर आप इन चारों परिभाषाओं को देखें तो एक धागा सब में कॉमन है। परिवर्तन यानी चेंज। सही पकड़ा, परिवर्तन। लेकिन मेरा सवाल वहीं पर अटका हुआ है। अगर उस साइकिल वाले बच्चे की तरह लगातार मेहनत लग रही है पर व्यवहार में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा, तो क्या उसे अधिगम मानेंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आम जिंदगी में हम मेहनत को ही लर्निंग मान लेते हैं। हाँ, हम सोचते हैं बच्चा पढ़ तो रहा है। पर मनोविज्ञान में अगर उन्नति 0 है तो उसे अधिगम नहीं माना जाता। शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में इस विशेष स्थिति को डेंजर जोन मार्क किया है, जिसे रॉस की परिभाषा में अधिगम का पठार या प्लेट्यू ऑफ लर्निंग कहा गया है। अधिगम का पथार मतलब जहां रास्ता ब्लॉक हो जाए। हाँ, रॉस सीधे शब्दों में कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होना। तो जब तक व्यवहार में शिफ्ट नहीं आएगा, टेक्निकली आपकी लर्निंग रुक गई है। वाकई ये कॉन्सेप्ट माइंड क्लियर करने वाला है। अब अधिगम समझने के बाद एक नेचुरल सवाल उठता है, दिमाग हर उम्र में एक जैसा तो बिहेव नहीं करता है ना? एक 5 साल के बच्चे की लर्निंग और 15 साल के किशोर की लर्निंग अलग होती है। बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम अवस्थाओं पर आते हैं। बाल्यावस्था को लेकर रॉस का एक फेमस कथन है, मिथ्या परिपक्वता का काल, यानी सूडो मैच्योरिटी। सूडो मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत गहरा है। इस उम्र में बच्चा बड़ों की नकल करता है। बड़ों जैसे कपड़े पहनना, उनकी तरह बातें करना, उसे लगता है वो बड़ा हो गया है। पर असल में मेंटली परिपक्व नहीं होता वो। नहीं होता। और कोल और ब्रूस इसको संवेगात्मक विकास का अनोखा काल मानते हैं, क्योंकि इमोशंस बहुत रॉ होते हैं। गुस्सा, डर, खुशी, इस पर उनका कंट्रोल नहीं होता ज्यादा। सही कहा। और जब बच्चा इससे निकलकर किशोरावस्था में आता है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। अरे किशोरावस्था, वहां तो स्टैनली हॉल का वो कथन आता है ना कि ये बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि ये जो तूफान है ना, ये सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि पूरे शरीर में चल रहा होता है। एक किशोर बायोलॉजिकली बहुत तेजी से बदल रहा है। हार्मोन्स ट्रिगर हो रहे होते हैं उस वक्त। हाँ, पर समाज और घर वाले उसको अभी भी अडल्ट नहीं मानते। यही टकराव या संघर्ष बन जाता है। और हर्लॉक ने इसमें जोड़ा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो इस पूरे तूफान को शेप कौन देता है? एनवायरनमेंट। बहुत बड़ा रोल है एनवायरनमेंट का, जिसे वुडवर्थ ने अपने विकास के फॉर्मूला में बताया है।
अनुवांशिकता और वातावरण का मल्टीप्लिकेशन बराबर बाल विकास। एक मिनट, यहाँ एडिशन क्यों नहीं है? मतलब अनुवांशिकता प्लस वातावरण नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का डिस्टिंक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, अगर एक भी वेरिएबल 0 हुआ तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर बार बार हाईलाइट करते हैं, अगर बच्चे के जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं पर उसको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जहां वातावरण 0 है, तो बाल विकास भी 0 ही होगा। बिल्कुल। रॉस भी इसको सपोर्ट करते हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जैसे अगर एक अग्रेसिव एनर्जी वाला किशोर है, वातावरण गलत मिला तो वो रास्ते से भटक सकता है, पर अगर एक जबरदस्त स्पोर्ट्स कोच मिल जाए तो वो उसी तूफान वाली एनर्जी से ओलंपिक मेडल ला सकता है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। और इन स्टेजेस से गुजरने के बाद ही बच्चे की बुद्धि और व्यक्तित्व शेप लेने लगता है। सही बात है। तो अब बुद्धि और चिंतन पर आते हैं। टर्मन का क्या कथन है इस बारे में? टर्मन बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं कि अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की क्षमता ही बुद्धि है। जो सामने ना हो उसके बारे में भी सोच लेना। हाँ, वही स्टर्नबर्ग इसको एक प्रोसेस की तरह देखते हैं। उनका कथन है सूचना प्राप्त करना, प्रक्रमण करना और तर्क के माध्यम से समस्या समाधान। मतलब डेटा इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ और लॉजिक से प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। और इसी प्रोसेसिंग को रॉस ने चिंतन कहा है, यानी संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया। लेकिन ये बुद्धि और चिंतन मिलकर आखिर बनाते तो हमारा व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी ही है। हाँ, पर व्यक्तित्व को लेकर बड़ा तगड़ा डिबेट रहा है। एक तरफ व्यवहारवादी हैं जो मानते हैं कि व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक सेट मात्र है, यानी बस एक प्रोग्राम्ड आउटपुट। और वैलेंटाइन क्या कहते हैं? वैलेंटाइन कहते हैं कि ये जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, कुछ पैदाइशी और कुछ बाहर से अर्जित। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आलपोर्ट की परिभाषा इन दोनों से काफी अलग है। आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में अपूर्व समायोजन निर्धारित करते हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ऑलपोर्ट की ये परिभाषा सबसे ज्यादा मैच्योर मानी जाती है। उन्होंने रोबोट वाला कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया। हाँ, उन्होंने गतिशील संगठन बोला। मुझे तो ये आज के स्मार्टफोन जैसा लगता है जो नए ऐप्स के हिसाब से खुद को अपडेट करता है। सही कहा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है समायोजन। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर नोट करवाते हैं कि एग्जाम में गतिशील और समायोजन कीवर्ड्स दिखते ही ऑलपोर्ट पर टिक करना है। और इस समायोजन का सीधा कनेक्शन मानसिक स्वास्थ्य से है, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट ठीक से नहीं हुआ तो दिमाग में फ्रिक्शन होगा। बिल्कुल। ड्रेवर का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, और हैडफील्ड कहते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य। मतलब अंदर और बाहर टोटल हार्मनी हो। पर असफलता मिलने पर क्या होता है? आडलर का एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है इस पर। हाँ, आडलर का कथन है कि अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होना ही हीन भावना यानी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म देता है। जब बच्चा लगातार असफल होता है तो ये फीलिंग उसके अंदर बैठ जाती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मुझे एक अजीब कनेक्शन दिख रहा है। एक तरफ आडलर असफलता और हीन भावना की बात कर रहे हैं, और वहीं जेबी वॉटसन जो व्यवहारवाद के जनक हैं, उनका दावा है मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील या चोर जो चाहोगे बना दूंगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वॉटसन इतना बड़ा दावा सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें वातावरण की ताकत पर भरोसा था। पर क्या सिर्फ एनवायरनमेंट से किसी को चोर या डॉक्टर बनाया जा सकता है? इसका जवाब एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम में मिलता है। बेंड्यूरा कहते हैं कि बच्चे प्रतिमानीकरण या मॉडलिंग द्वारा सीखते हैं, वो नकल करते हैं। अरे हाँ, बच्चे अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। और जैसा शिवांश मिश्रा सर लिंक करके पढ़ाते हैं कि अगर एनवायरनमेंट नकारात्मक है, रोल मॉडल्स खराब हैं, तो बच्चा उन्हें मॉडल करेगा, असफल होगा और एडलर की हीन भावना का शिकार हो जाएगा। वॉटसन का दावा हवा में नहीं था। बाप रे, एक गलत वातावरण बच्चे की पूरी लाइफ ट्रैजेक्टरी बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल, ये रियलिटी है। लेकिन ये वातावरण का सारा डेटा दिमाग के अंदर स्टोर कैसे होता है? चलिए अब उस ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ते हैं जिसके 3 स्टेप होते हैं: संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और अवधारणा। आपको कुछ सॉफ्ट फील होता है और म्याऊ आवाज आती है, ये सिर्फ रॉ डेटा था, इसे संवेदना कहते हैं। पहली सीढ़ी। फिर दिमाग उसको अर्थ देता है कि भाई ये तो बिल्ली लग रही है। ये हुआ प्रत्यक्षीकरण। सही। और जब दिमाग फर्मली डिसाइड कर लेता है तो वो स्थायी समझ बन जाती है, जिसे अवधारणा या कॉन्सेप्ट कहते हैं।
फिर ये जाता है स्मृति में। मेमोरी, जिसके लिए वुड्सवर्थ ने कहा है कि सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग ही स्मृति है। एग्जाम में याद आ गया तो मेमोरी पास, नहीं तो फेल। पर ये पूरा प्रोसेस तभी काम करता है जब आप में अवधान हो। डमविल के हिसाब से किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण। मतलब पूरा फोकस एक जगह पर हो। बिल्कुल, अगर अवधान नहीं है तो इन्फॉर्मेशन पहली सीढ़ी पर ही दम तोड़ देगी। चलिए अब थोड़ा रैपिड फायर कोट्स देखते हैं जो नोट्स के आखिर में हैं और एग्जाम में आते हैं। पहला है रूसो का, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को शुरू से अंत तक अध्ययन करना चाहिए। ये चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को दिखाता है। पहले सिलेबस मत पढ़ाइए, पहले उस बच्चे नामक किताब को पढ़िए, उसका लेवल समझिए। अरे वाह। दूसरा कोट है क्रो एंड क्रो का कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। क्योंकि उस जमाने से पहले बच्चों को सिर्फ छोटे अडल्ट माना जाता था। 20वीं शताब्दी में ही उनकी मेंटल हेल्थ और नीड्स पर डीपली फोकस किया गया। फिर थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, संतोषजनक प्रभाव सीखने को बढ़ावा देता है। इसे लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। अगर बच्चे की छोटी कामयाबी पर उसको तारीफ मिलेगी तो वो इंटरनल मोटिवेशन से और सीखेगा। सही। कर्ट लेविन की समूह गतिशीलता, उन्होंने इसे समूह में होने वाले परिवर्तन कहा है। क्योंकि ग्रुप डायनामिक्स बिल्कुल अलग होती हैं। अकेले कमरे में बच्चा अलग होता है, पर ग्रुप में पेयर प्रेशर और रोल के कारण व्यवहार बदल जाता है। फिर सिगमंड फ्रॉइड का दमन यानी रिप्रेशन, दुखद अनुभवों को बलपूर्वक स्मृति से अलग कर देना। ये दिमाग का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। बड़े ट्रॉमा को अनकॉन्शियस माइंड ब्लॉक कर देता है ताकि इंसान का करंट मानसिक स्वास्थ्य बचा रहे। फिर थॉमसन का कोट है कि व्यक्ति का कार्य उसकी निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब है। यानी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन पोटेंशियल। किसी की क्षमता उसके किए हुए काम की क्वालिटी से दिखती है। और आखिर में पिएजे का वो सहयोग की नैतिकता वाला उदाहरण, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? आपसी लेन देन पर आधारित होती है। और शिवांश मिश्रा सर का इन कोट्स को चुनकर यहाँ रखना सच में मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं। वाकई क्या जबरदस्त डीप डाइव था ये आज। अगर इस क्लास का सार निकालें तो अधिगम से लेकर बल विकास का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला देखा, फिर बुद्धि का प्रोसेसिंग और ऑलपोर्ट का गतिशील व्यक्तित्व, आखिर में मानसिक स्वास्थ्य और ज्ञान की सीढ़ी। पूरा एक सॉलिड मास्टर क्लास जो परीक्षा में सीधा हिट करेगा। बिल्कुल हिट करेगा। बस मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहती हूँ। हमने वुडवर्थ का मल्टीप्लिकेशन देखा, आनुवांशिकता और वातावरण का, और फिर वॉटसन का वो ओवर कॉन्फिडेंट दावा देखा। हाँ, वो डॉक्टर और चोर बनाने वाला। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर एक टीचर अपना 100% लगा दे और एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करें तो क्या वो बच्चे के नेगेटिव जेनेटिक्स को पूरी तरह हरा सकता है? इसे सोचिएगा जरूर। ये सवाल तो सच में दिमाग के सारे तार हिला देने वाला है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।